नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं पॉलिटी की कक्षाओं को लेता आ रहा हूं और अभी तक हमने संविधान के दार्शनिक हिस्से को पढ़ा है, यानी कि दर्शन को पढ़ा है। और दर्शन के हिस्से के तहत हमने उसके मौलिक अधिकार, उसके डीपी एसपी, उसके मौलिक कर्तव्यों को देखा। तो आज हम इससे आगे देखेंगे, यानी कि इस भाग को हमने खत्म कर लिया है। और आज हम पॉलिटी के अंतर्गत थोड़ा डीप में, यानी कि उसके सारगर्भिक तरीके से और सटीकता के साथ कार्यपालिका को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका को। ठीक है, इसको देखेंगे। आज मेन विषय है कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, लेकिन ये कार्यपालिका तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक शब्द आता है, आप सुनते होंगे सरकार। क्या सर शब्द सुनते हैं आप? सरकार। कि ये सरकार क्या होती है? आप इस वर्ड का प्रयोग हर जगह सुनते होंगे, कोई ना कोई इस शब्द का प्रयोग कर देता है कि सरकार। जैसे आप एक सुनते होंगे, आपने सुना होगा जैसे मोदी सरकार। क्या सुना होगा? मोदी सरकार। कि किसी व्यक्ति के नाम पर भी कोई सरकार बोलता है कि ये मोदी सरकार है। जैसे यूपी में बोलें तो योगी सरकार। ठीक है, बंगाल में बोलें तो बुआ की सरकार, तो दीदी की सरकार बंगाल में। तो ये व्यक्तियों के नाम पर भी हो सकती है कि इसकी सरकार। फिर आपने देखा होगा कि संस्थाओं के नाम पर भी कोई बोलता है कि कांग्रेस की या भाजपा की या जिसकी भी हो। तो संस्थाओं के नाम पर भी व्यक्ति सरकार बोल देता है ना। व्यक्तियों के नाम पर भी, संस्थाओं के नाम पर भी। जैसे आपने किसान को देखा होगा, जब वो कलेक्टर ऑफिस जाता है तो डीएम को भी बोल देता है, डीएम को भी वो बोल देता है माई बाप, माई लॉर्ड। तो माई सरकार, तो डीएम को भी कई बार सरकार बोल देते हैं अपन। एक गाना भी बना, आपने सुना है, सरकार बदलना जाना। ठीक है, मेरे सरकार बदलना है। तो ये सरकार क्या है? गानों में भी सरकार का शब्द हो रहा है, मोदी के नाम के आगे भी सरकार हो रहा है, योगी के नाम क्या, कांग्रेस सरकार। और जब आप किसी वैकेंसी, यानी कि नौकरी की भर्ती में जो सरकारी वैकेंसियां होती हैं उनको फुल किया जाता है, उनको फॉर्म भरा जाता है, तो उस पे एक शब्द आता है भारत सरकार। क्या आता है? भारत सरकार। तो ये भारत सरकार क्या है? मोदी सरकार, योगी सरकार। जैसे यूपी सरकार, यूपी की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, एमपी हो गया। तो ये क्या है? यूपी की अलग सरकार है, मोदी सरकार अलग है। तो इसमें क्या अंतर है? सरकार क्या होती है? एक शायर ने भी लिखा है कि सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। किसी शायर ने भी लिखा है कि उसने भी सरकार शब्द को समझा, मूवियों में भी सरकार आई, सरकार मूवी है। तो एक शायर ने भी लिखा है कि सरकार बदले बदले नजर आते हैं, लगता है बर्बादी के आसार नजर आते हैं। लगता है कि बर्बादी के आसार नजर है। तो ये सरकार क्या है कि शायर ने भी उसको लिखा कि सरकार। सरकार डीएम को भी बोलते हैं किसान की माई सरकार, माई बाप। गांव में जाते हैं तो जो दबंग लोग होते हैं, ठाकुर होते हैं, चौधरी होते हैं, तो जो छोटा किसान होता है, जो बंधुआ किसान होता है, जो गरीब वर्ग होता है, वो भी उसको बोलता है कि माई सरकार गलती हो गई। तो सरकार का इतना बड़ा कि मतलब लोग सरकार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार कुछ अच्छी ही चीज होती होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि राजनीति में, राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं? सरकार क्या होता है? जैसे हमने देखा था अभी पिछले वाले में कि
देखो, मोदी सरकार भी बोला जा रहा है, योगी सरकार भी, कांग्रेस की, भाजपा की। जब हम नौकरियां देखते हैं यहाँ भारत की देखते हैं तो उसमें भारत सरकार का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं कलेक्टर को भी डीम बोलते हैं, और विभिन्न स्टेटों प्रांतों की भी सरकार को भी हम सरकार कहते हैं। तो क्या होती है ये सरकार? ठीक है, क्या होती है सरकार? तो हम क्या समझ रहे हैं कि सरकार क्या होती है? ठीक है, सरकार क्या होती है, इसमें देखते हैं कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार उससे कहते हैं, सरकार वह संस्था है। सरकार, अगर इसको एक लाइन की परिभाषा में गढ़े हम, तो सरकार सरकार क्या है? सरकार एक संस्था है। कैसी संस्था है? जो शासन चलाने से संबंधित विषयों को देखती है, शासन संचालित करने का कार्य करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। तो अगर इसका हम देखें तो क्या अर्थ निकला कि सरकार वह संस्था है जो क्या करती हो? जो शासन चलाने का कार्य करती हो। किसका कार्य? शासन चलाने का। ठीक है, शासन चलाने का कार्य करती हो। ठीक है, अगर हम सरकार की एक लाइन में परिभाषा देखें तो क्या लिखा है कि वह है सरकार जो वह संस्था जो क्या करती हो? जो शासन चला, एक ऐसी संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। कि कोई नियम और रेगुलेशन बना है और उन नियमों के अनुसार जो व्यवस्था को संचालित करती है। जैसे हमने संविधान पढ़ा था, ठीक है, संविधान की परिभाषा देखी थी हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में, अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में, कि संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेजों का समूह है। ठीक है, एक दस्तावेजों का समूह है। उसमें क्या होते हैं? नियम और कानून होते हैं। ठीक है, नियम ऑब्लिक कानून होते हैं। इनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, और जिस शासन के अंतर्गत चलाया जाता है, जैसे शासन चलाया जाता है, विधि होती है, तो वो संविधान का अप्लाइड फॉर्म क्या होता है? वो हमने राज्य व्यवस्था बताया था आपको। तो सरकार क्या है? वही राज्य व्यवस्था की जो प्रक्रिया होती, कैसे शासन चलेगा, कैसे शासन संचालित होगा, कैसे जो सरकार नीतियां बनाती है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार। अब देखते हैं कि सरकार के क्या क्या अंग होते हैं। सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं? ठीक है, सरकार के अंग, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है, एक शासन चलाने का कार्य करती है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे काम एक साथ करती हो। इसलिए कार्यों के आधार पर और इसके विषयों, कार्यों को अलग अलग किया गया कि नहीं, तुम स्पेशली ये काम करोगे, तुम स्पेशली ये काम करोगे, और तुम्हारा ये काम है। जैसे कि एक फैमिली होती है, ठीक है, ये फैमिली है और इसमें कोई कार्यक्रम है। ठीक है, मान लेते हैं शादी ब्याह है, और इस फैमिली में 4 मेंबर हैं। तो इन मेंबरों को क्या होता है कि तुम ये सामान देखोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो इस प्रकार से कार्यों का डिवीजन कर दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, ऐसे ही सरकार के अंग होते हैं। जैसे सरकार का एक अंग है जिसे हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जिसको हम, और तीसरा होता है इसका कार्यपालिका। कौन होता है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है। और अगला जो इसका होता है वो होता है न्यायपालिका। सरकार का अंग क्या होता है अगला?
न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, तो सरकार के हमने कितने अंग देखे? 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है जो विधि निर्माण करती है। क्या होती है? जो विधि निर्माण करे, यानी कि कानूनों को बनाए। ठीक है, विधि निर्माण करे या कानूनों का निर्माण करे, तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका, अब ये जो नियम और विधि और जो कानून बन गए इनको लागू करना, यानी कि कानूनों को और विधियों को लागू करना क्या कहलाता है? ये कार्यपालिका कहलाता है। किसका काम है ये? कार्यपालिका का। कि जो विधायिका द्वारा कानून और नियम बने हैं उनको कार्यपालिका के द्वारा लागू करना। ठीक है, तो ये क्या है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका, न्यायपालिका न्याय का काम करती है। ठीक है, किसका काम करती है? न्याय का। कि अगर जो विधि बनी है वो क्या सही है और कितनी गलत है, या उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। यानी कि जो कार्यपालिका ने जो नियम लागू किया है, जो कानून लागू, क्या उससे किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं, या किसी के जो होते हैं क्या बोलते हैं अधिकारों का अगर कम हो रहे हैं, या फिर किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो अगर उससे संबंधित कोई होता है तो ऐसे विषय कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय देने का काम, यानी कि उस विधि की कितना सही है और कितना गलत है इस चीज़ की वैधता की जांच करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका का काम है न्याय देना। ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी? सरकार। सरकार क्या है? सरकार एक शासन चलाने की संस्था है। ऐसी संस्था जो शासन चलाने से संबंधित विषयों को करती है, शासन चलाने का कार्य करती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सरकार। और हमने अभी देखा कि सरकार के 3 पार्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने बताया कि किसी भी काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे हमने बताया ये फैमिली है, ठीक है, और मान लेते इस फैमिली में कोई शादी है, तो क्या एक व्यक्ति सारे काम मैनेज कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो उसके परिवार में जो ABCD व्यक्ति थे, तो उनको कुछ काम दिए गए थे कि तुम ये काम करोगे, तुम फला व्यवस्था देखोगे। तो इस तरीके से सही करने के लिए सरकार ने भी 3 अंग बनाए, और एक है विधायिका जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, विधि निर्माण। ठीक है, विधि निर्माण का कार्य कौन करती है? वो करती है हमारी विधायिका। और कार्यपालिका हमारा उनको लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। ठीक है, अब ये तो सरकार के अंग हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं कि विधायिका क्या होती है। ठीक है, क्या? विधायिका। तो विधायिका को, और जो आज से जो कार्यपालिका स्टार्ट की उसको थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, और अपन को एक ब्रीफ हिस्ट्री देखना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। कि विधायिका, विधायिका का हमने देखा है कि ये विधि बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? विधि बनाने का। ठीक है, या कानून बनाने का काम करती है। कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, विधि बनाने या कानून बनाने का काम करती है। कौन? विधायिका। ठीक है, विधायिका का काम क्या है? हमने बताया कि जो विधि बनाती है, ऐसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है, उससे हम विधायिका कहते हैं। ठीक है, जैसे एक संसद होती है, संसद का नाम सुने आप? संसद क्या होती है? क्या संसद और विधायिका में कोई अंतर है या नहीं है, या दोनों हैं? संसद और विधायिका, विधायिका को ही संसद कहा जाता है। इसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अमेरिका में इसको कांग्रेस बोला जाता है।
ठीक है, अमेरिका में इसको कांग्रेस बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये संसद है, ठीक है, विधायिका को ही संसद कहते हैं, ठीक है। और जो हमने सरकार देखा था कि सरकार कैसे चलेगी और विधायिका ये संस्थाएं कैसे आई, तो जो सरकार थी, ठीक है, और उससे पहले क्या होता था कि एक राजतंत्र होता था, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, राजतंत्र, राजतंत्र में ऐसी संस्थाएं नहीं होती थी कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। राजतंत्र में क्या होता था, राजा होता था और राजा ही नियम बनाता था, राजा ही उनको इम्प्लीमेंट करवाता था और राजा ही अंतिम न्याय देता था, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता था, तो लोकतंत्र में क्या हुआ कि नहीं, सरकार चुनी जाएगी, सब कुछ एक ही व्यक्ति नहीं करेगा। तो इस व्यवस्था से हटने के लिए कि सारी काम जो शासन से संबंधित है, कि राजा ने कानून बना दिया कि ये कानून है, ठीक है, तो वो कानून लागू बन गया। राजा ने बोल दिया कि अनारकली को, अकबर आजम ने बोल दिया कि अनारकली को दीवार में चिनवा दो, बोल दिया, कानून बन गया और चिनवा दिया। तो ये क्या है, ये सरकार है, सरकार के रूप। तो एक ही व्यक्ति के हाथ में सब होता था, ठीक है, कार्यपालिका भी वही, विधायिका भी वही और सब कुछ वही, ठीक है। तो राजतंत्र में ये होता था, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ लोकतंत्र में सरकार चुना जाता है और उसमें विधायिका, कार्यपालिका और ऐसे मिलकर काम करती है। जैसे भारत की जो विधायिका है उसको क्या बोला जाता है, भारत की विधायिका को बोला जाता है संसद। क्या बोला जाता है, संसद। तो संसद और विधायिका एक ही है, ठीक है। तो याद रखना, भारत की विधायिका को क्या कहते हैं, हम संसद कहते हैं, यानी कि जो विधि बनाने का या कानून बनाने का कार्य करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। अब अगला क्या अंग था, अगला था कार्यपालिका। क्या था, कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका हमने बनाया कि ये कानून जो बना है, यानी कि विधि को लागू करने को, किसकी, विधि या जो कानून होता है उसको लागू करना, उसको लागू करना एक इसका काम होता था, ये कार्यपालिका का काम होता था। विधि या कानून लागू करना एक इसका कार्य होता था, ये होता था हमारी कार्यपालिका का, ठीक है। कि जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, जो विधायिका ने नियम बनाए हैं, उनको हम बोलते थे कि ये किसका काम है, कार्यपालिका का। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है राजनीतिक। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं, एक होती है राजनीतिक, ठीक है। एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, यानी कि जो अस्थायी होती है, जो हर 5 साल में बदल जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका एक स्थायी होती है। और जो अगली होती है वो है प्रशासनिक कार्यपालिका। कौन सी होती है, प्रशासनिक। इसको हम स्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं, ठीक है। एक कौन सी होती है, राजनीतिक, पॉलिटिकली। और एक होती है प्रशासनिक और प्रशासनिक, ठीक है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, ठीक है। और कि जैसे हम राजनीतिक कार्यपालिका देखें कि राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे ये राजनीतिक है कोई, तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम, आते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री,
मंत्रिपरिषद। तो ये सब क्या है, ये अस्थायी कार्यपालिका के, यानी कि इन सबको एक अस्थायी, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, क्योंकि ये इलेक्शन के द्वारा चुनकर जाती है। ठीक है, जनता इनको चुन के भेजती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये नामात्र की सॉरी, ये अस्थाई होती है। कौन सी? राजनीतिक। और जो प्रशासनिक होती है, इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं आपके केंद्रीय सचिव। कौन से आते हैं? केंद्रीय सचिव आते हैं आपके। केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी आते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के व्यक्ति आते हैं। ठीक है, आईएएस आईपीएस जिसको आप बोलते हैं, डीएम, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो अखिल भारतीय प्रकार की जो सेवाएं आती हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे आपके राजनीतिक कार्यपालिका। यानी कि कार्यपालिका के कितने भाग हुए? दो भाग हुए, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। ठीक है, इसमें हम ब्यूरोक्रेसी भी, जैसे कि हमने ये सब लिखा, तो इसकी जगह हम एक शब्द भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, यानी कि नौकरशाही भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने देखा ही कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इन सब को राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता, जो एक अस्थायी प्रकार की होती, क्योंकि इसको हर 5 साल बाद चुनाव के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी 5 साल के बाद वही रहती है, लेकिन अक्सर 5 सालों में चुनाव के बदलने के साथ राजनीतिक कार्यपालिका भी बदल जाती है। लेकिन जो प्रशासनिक होती है वो एक स्थायी तौर पर रहती है और इसको नहीं बदला जाता, तो इसलिए इसको एक स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, अगली संस्था है अपनी न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग कौन सा है अपना? वो है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, इसका काम है न्याय देना, यानी कि न्याय से संबंधित जितने भी विषय होंगे वो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। लेकिन इस न्यायपालिका को हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ कार्यपालिका को डिस्कस करते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? हम देख रहे हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में हमने कितने प्रकार की देखी थी? 2 प्रकार की देखी थी, और एक देखी थी हमने राजनीतिक, दूसरी देखी थी हमने प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक के अंतर्गत हमने देखा था राष्ट्रपति, फिर हमने देखा था उपराष्ट्रपति, इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को भी इसके अंतर्गत रखते हैं, जब क्योंकि वो एक राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी आएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री भी आएगा और मंत्रिपरिषद भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्या आती है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इनको पढ़ना है अपन कैसे के अंतर्गत। और प्रशासनिक के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इनको देखेंगे जब हम संस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, और नौकरशाही जो भी है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे। तो हमने सरकार देखा और सरकार के अंग देखे। ठीक है, कि विधायिका विधि या कानून बनाने का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो विधि और कानून बना उनको लागू करती है। ठीक है, ये किसका काम है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आया है? राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति को देखते हैं कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। किसको देखते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है,
इस मतलब जो क्लास अब जो होगी वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाएगा मेंस के लेवल। अब थोड़ा सा ना प्री लेवल पे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा प्री लेवल पे चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगली जब मेंस की होगी तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम इन चीज़ों को एकदम टू दी पॉइंट और एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के संबंध में भारतीय संविधान में लिखा है, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान में क्या लिखा है? भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसका? भारत का एक होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस में लिखा है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में लिखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा मतलब कि इसका मतलब है कि अनिवार्य है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। मान लेते कि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, तो उपराष्ट्रपति को उसका पद ग्रहण करना होगा, यानी कि कार्यभार के रूप में। अगर ये भी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा। तो अनिवार्य है, राष्ट्रपति होना भारत के लिए अनिवार्य है, शैल बी, ठीक है। क्या है? इंडिया इज अ शैल बी फॉर प्रेसिडेंट, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 12 में लिखा, जो कि एक अनिवार्य पद है। कैसा है? अनिवार्य पद है, होना ही चाहिए। ये पद कभी खाली नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से पहले, किससे? राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही उनके, यानी कि दूसरा जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसके पहले ही चुनाव कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक अनिवार्य पद है, ठीक है। एक ये हो गया। अगला क्या है? राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो अगला है कि वह प्रथम नागरिक है। क्या है? प्रथम नागरिक है। इसका क्या मतलब है कि प्रथम नागरिक है? क्या वो जो वोटर आईडी बनती है, क्या उसमें एक, उसका एक है? क्या उसको एक, फिर दो, फिर तीन, कि एक राष्ट्रपति हो गया, दो प्रधानमंत्री, तीन ये हो गए, तो क्या इस प्रकार से वो प्रथम है? यहाँ प्रथम का मतलब क्या है? यहाँ प्रथम का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि वह भारत का प्रथम नागरिक है। क्या कभी आपने सोचा कि ये प्रथम नागरिक क्या होता है? प्रथम नागरिक क्या होता है? प्रथम नागरिक का मतलब होता है, यहाँ एक शब्द है अंग्रेजी का, जैसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि वरीयता। तो ये वरीयता के क्रम में पहला व्यक्ति है, ठीक है। वरीयता के क्रम में पहला व्यक्ति है। जैसे कैसे है हम बताते हैं कि हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो कौन होता है? शासन का प्रमुख कौन होता है? वो पीएम होता है, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये राष्ट्रपति। तो प्रोटोकॉल में वरीयता में इसका स्थान पहले आता है, ठीक है। सारे प्रमुख निर्णय, प्रमुख अधिनियम, नियम, सूचनाएं जितना भी भारत सरकार जारी करती है वो किसके नाम से करती है? वो राष्ट्रपति के नाम से जारी करती है। कोई भी आदेश जारी करना होता है तो कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के नाम से जारी। कोई भी संधि या समझौते होते हैं वो किस नाम से होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो प्रोटोकॉल होता है एक, ये नहीं कि वो पहला नागरिक। और प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास में इतने बॉडीगार्ड रहेंगे, ये रहेंगे, नहीं। प्रोटोकॉल एक वरीयता होती है जो
दी जाती है व्यक्ति को उसके पद के उसके गरिमा के साथ। तो ये एक वरीयता होती है। अगर कहीं फंक्शन होता है, किसी यूनिवर्सिटी में फंक्शन होता है, तो किसे बुलाया जाता है? राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। अब मान लेते कि वहाँ प्रधानमंत्री भी उपस्थित है और राष्ट्रपति भी हैं। जब राष्ट्रपति आएंगे तो प्रधानमंत्री को उनको स्टैंडिंग पोजीशन देनी होगी, ठीक है, प्रधानमंत्री भी खड़े होंगे। तो यही होता है वरीयता। भले ही हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? पीएम है, लेकिन राष्ट्रपति क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, यानी कि वो राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का मतलब यहाँ भारत से है, किसी पर्टिकुलर प्रांत से नहीं, प्रोविंस से नहीं। तो इस प्रकार में वो प्रथम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल, उसकी वरीयता उसको प्रथम है। तो ये हो गया। दूसरा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक। क्या है? राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि वो संविधान का प्रमुख है, रक्षण करता है उसका। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक प्रमुख है, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति से संबंधित हो गई कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनिवार्य पद है, उसके बिना शासन नहीं चल सकते, उसके बिना देश नहीं रह सकता, होना ही चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका पद ग्रहण करेगा, लेकिन राष्ट्रपति होना अनिवार्य है, पद है, ठीक है। दूसरा है कि वो भारत का प्रथम नागरिक है। प्रथम किस प्रकार से है वो भी हमने आपको बताया कि प्रोटोकॉल, वरीयता के आधार पर वो भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो भारत का प्रथम नागरिक है। और दूसरा है, तीसरा है कि वो संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। कौन? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। अब देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की, ठीक है, जो संसदीय लोकतंत्र होता है, तो इसमें वही हमने बताया कि एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, कौन सी होती है? प्रशासनिक। तो एक को हम नाम मात्र की कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है, नाम मात्र की, और एक को हम बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। ये भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है, ठीक है। तो नाम मात्र में कौन आता है? जैसे हमने अभी राष्ट्रपति को देखा, और इस प्रकार से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो बस ये भी याद रख लेना है, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं हैं, क्योंकि देश में पति बनने की तो कोई योग्यताएं नहीं होती। पति कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, और कई बने भी होंगे। योग्यताएं होती हैं एक्चुअली पति बनने की भी, लेकिन उतनी योग्यताएं नहीं होती, लेकिन बन जाते हैं। पति हर कोई बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति हर कोई नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक योग्यताएं होती हैं, वो पूर्ण करनी होती हैं, ठीक है। तो पति की योग्यता तो हर कोई पूर्ण कर देता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की बहुत मुश्किल होती है। तो राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं कि ये होना चाहिए तो ही राष्ट्रपति बनेगा। सबसे पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या लिखा हमने? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें ये कहीं निकला, जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो उसमें लिखा कि जन्म से नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जन्म से नागरिक। कहाँ? यूएसए में। तो ऐसी बाध्यता नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का
नागरिक होगा। अब यहाँ चाहे विदेशी होगा, भले ही उसने भारत की नागरिकता ले ली हो, भारत की नागरिकता ले ली हो, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा और वो राष्ट्रपति बन सकता है, जन्म से नहीं। जब आप नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, ठीक है, कि जब आप एक नागरिकता संबंधी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 अधिकार बताए। एक जन्म से, 2 जन्म से रिलेटेड है, 3 अदर से संबंधित है, ठीक है। तो जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जन्म से, कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दादा दादी, कोई एक जन्म पे पैदा हुआ है, जैसे हम लोग हैं, हम और आप हैं, जो हमारी पीढ़ी है, तो वो कैसी है, वो जन्म से ही भारत की नागरिक है, ठीक है। लेकिन कोई विदेशी आता है और वो क्या करता है, यहाँ की नागरिकता ले लेता है, क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? यस, बन सकता है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का नागरिक होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जन्म से लिखा हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगली क्या योग्यता है? एक तो पूर्ण कर दी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा है कि उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। क्या कर ली हो? 35 वर्ष की आयु, यानी कि मिनिमम आयु लिखी है। क्या लिखी है? मिनिमम आयु, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आयु लिखी कि 35 वर्ष तो होना ही चाहिए राष्ट्रपति के। कितनी? 35 वर्ष है। मैक्सिमम का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति 60 साल का हो तो नहीं बनेगा, नहीं, बन सकता है, लेकिन जो मिनिमम है, जो सबसे कम है, वो 35 वर्ष को बनाया कि 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगली योग्यता अगली क्या है? अगली है कि वो उसको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखना, यहाँ लोकसभा का है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। कभी कभी यहाँ संसद भी लिखते थे, लेकिन संसद का सदस्य बनने की नहीं, संसद का नहीं, सिर्फ एक वर्ड लोकसभा है। यहाँ राज्यसभा भी नहीं है, क्या? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो अगला क्या है कि उसको लोकसभा बनने की योग्यता हो, लोकसभा का हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के बनने की योग्यता है। तो पहली योग्यता तो यही कि भारत का नागरिक होना चाहिए। हमने बताया कि नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जन्म से, एक होते हैं ग्रहण करने से, ठीक है। जन्म से और ग्रहण करने से, ठीक है। जन्म से जैसे हम और लोग हैं, तो जन्म से भारत के नागरिक हैं, और ग्रहण करने के मतलब है कि कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे ग्रहण के आधार पर या एडॉप्टेड कहेंगे। जैसे ये ए है, ठीक है, और ये बी है। बी का जन्म भारत में होता है, ठीक है, और ए का जन्म अमेरिका में होता है, मान लेते हैं, लेकिन ये भारत में रहता है और 14 साल बाद या 15 साल बाद या 10 साल बाद ये भारत की इंडियन सिटीजनशिप ले लेता है। तो ये क्या होगा? ये ग्रहण किया है इसने, तो कौन से में आएगा? इसमें आएगा। तो इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। और अगला क्या है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अगला क्या है? लाभ के पद पर ना हो। यहां भी लाभ का पद आया। हमने आर्टिकल 18 देखा था जब हम भाग 3 पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था कि लाभ का पद क्या होता है। भारत में यद्यपि लाभ का पद परिभाषित नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि लाभ का पद क्या होता है। जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य है, क्या है? जो राज्य है, ठीक है, इस राज्य के अधीन काम ना करता हो, यानी कि राज्य के अधीन या इसकी सेवाओं में संलग्न ना हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें 52 प्रकार के पदों को अपवाद बनाया गया है कि ये लाभ के पद नहीं होंगे, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों के, विधायकों के। तो ये क्या है? ये लाभ के पद नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने कितनी योग्यताएं देखी?
हमने 4 योग्यताएं देखी। पहली देखी कि भारत का नागरिक हो। क्या देखी? कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक। दूसरी देखी 35 वर्ष आयु हो। 35 वर्ष आयु हो। तीसरा हमने देखा कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, सदस्य योग्यता रखता हो। और चौथा है कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। ठीक है, क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, चाहे वो जन्म से हो चाहे वो ग्रहण करने से हो। ठीक है, लेकिन उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई राष्ट्रपति से संबंधित चीजें कि कौन होगा। ठीक है, और लाभ का पद हम आपको बता दिए कि जो आर्टिकल 12 से संबंधित ना हो, यानी कि इसके अधीन। संविधान में तो परिभाषित नहीं है लाभ का पद, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो आर्टिकल 12 के सेवा में ना हो, राज्य की सेवाओं में ना हो, यानी कि इसकी प्रकृति स्थायी ना हो। ठीक है, ऐसे पद पर ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कोई मुकेश अंबानी जियो कंपनी है। ठीक है, इस जियो की कंपनी में कोई सीईओ है, मैनेजर है, भले ही उसको 1 लाख सैलरी मिलती हो, लेकिन वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 12 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कोई भी हो जो आर्टिकल 12 के तहत काम करता है, जॉब करता है और लाभ पाता है, तो उसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है अगर वो चुनाव लड़ता है तो। जैसे आपने एक छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब चुनाव लड़ना था तो उनको अपने पद से, आईएएस पद से इस्तीफा देना हो। काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति, अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट में होता है तो उसको इस पद से इस्तीफा देना होता है, क्योंकि ये एक लाभ का पद होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? राष्ट्रपति देखा और राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं देखी। ठीक है, ये हो गई। अब एक बार इस क्लास को देख लेते कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सरकार देखा था कि सरकार क्या है। ठीक है, क्या देखा था? हमने देखा था सरकार, कि सरकार क्या होती है। सरकार देखा था और सरकार से संबंधित हमने चीजें देखी थी कि सरकार किसे कहते हैं। क्या मोदी सरकार या योगी सरकार, इसको सरकार कहते हैं, या कांग्रेस की सरकार जो होती है इसको सरकार कहते हैं? नहीं। एक बार इस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं और क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं कि सरकार, सरकार होती है जो शासन चलाने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सरकार शासन चलाने का कार्य करती है। ठीक है, उसको हम सरकार कहते हैं। सरकार के हमने 3 भाग देखे, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार के 3 पार्ट देखे थे हमने। और फिर हमने कार्यपालिका देखा था कि कार्यपालिका भी, यानी कि जो किसका क्या काम है। जैसे विधायिका, विधायिका का क्या काम है कि वो विधि निर्माण करती है, विधियों को बनाती है, कानूनों को बनाती है। कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका न्याय का काम करती है, शासन के अंग है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि ये कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका फिर 2 भागों में होती है। एक होती है राजनीतिक और एक होती है प्रशासनिक। ठीक है, इसमें हम राष्ट्रपति को रख सकते हैं, प्रधानमंत्री को रख सकते हैं, सीएम को रख सकते हैं, और इसमें हम आईएएस
सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो केंद्रीय सचिव होते हैं, तो इन सब को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हमने क्या देखा कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भी हमने देखा कि राष्ट्रपति में क्या क्या लिखा, आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा देखा था हमने कि वो भारत का प्रथम नागरिक है, क्या लिखा, राष्ट्रपति होगा। तीसरा है कि प्रथम नागरिक होगा। फिर है कि संवैधानिक होगा, संविधान का प्रमुख होगा, यानी कि संवैधानिक प्रमुख। तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति है। और हमने ये भी देखा कि प्रथम नागरिक किस प्रकार से है वो, यानी कि प्रोटोकॉल से संबंधित चीजें होती हैं उसमें, तो ये राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, तो हमने इसको देखा और इसके राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं को भी देखा कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, कि 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। और दूसरा होता है इसमें कि अब इससे संबंधित कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, इस बात को और देख लेते हैं। फिर राष्ट्रपति जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे चुनाव होता है। तो एक बार हम इसको ही देख लेते कि निर्वाचक, निर्वाचन मंडल। ठीक है, आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आर्टिकल 54 में है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि कौन कौन होंगे निर्वाचक मंडल में, इसमें क्या होंगे। तो पहला लिखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य। अगला क्या होगा, अगला होंगे राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये होंगे। और अगला क्या है इसमें, अगला कौन होगा, अगला होगा इसमें कि यही दो लोग होते मेनली, वो दिल्ली और दिल्ली बाद में देखेंगे, मेनली यही दो होते। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के जब दोनों सदनों की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाती है आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा में 2 का प्रावधान था, लेकिन इसको अभी फिलहाल में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कब किस संविधान के तहत किया गया, संशोधन के तहत, या कब किया गया, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब लोकसभा में निर्वाचित सदस्य नहीं होते, तो ये सदस्य भाग नहीं लगे। विधानसभाओं, इसके भी निर्वाचित सदस्य लेते हैं। जैसे किन्हीं राज्यों में दो ही सदनीय व्यवस्था है, वहाँ विधान परिषद भी पाया जाता है। ठीक है, विधान परिषद भी पाए, तो विधान परिषद के नहीं, सिर्फ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जो दिल्ली है, दो ही सदनीय व्यवस्था कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अब कैसे चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष और एकल संकरणीय मत हस्तांतरण प्रणाली द्वारा होता है। इस कैसे होता है और कैसे कॉलेजियम जो सिस्टम बनता है, कैसे चुना जाता है, इनका वोट कैसे होगा, तो इस चीज़ को हम अगले लेक्चर में यानी कि अगले क्लास में देखते हैं। आज यहीं देखते हैं। तो ये कार्यपालिका थी, और कार्यपालिका में हमने प्रथम देखा कि राष्ट्रपति, यानी कि एक ओवरव्यू देखा कि राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। ठीक है, और उससे संबंधित चीज़ें अब आगे देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, क्या राष्ट्रपति का पद यूं ही अनावश्यक है, क्या वो एक मूर्ति की तरह है, नहीं। तो इन सभी मुद्दों से संबंध है। अब पॉलिटी इतना नहीं, अब स्ट्रेट चलेगा, ज़्यादा मुद्दे नहीं आएंगे, लेकिन अब व्यवहार में जो पॉलिटी एक्चुअली होती है वो मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।